तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में, जहां आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। एक नया यूनिट है क्लास 12th का, बायोलॉजी से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं और वे यहाँ पर लंबे समय से मतलब रहते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जीवों का क्या कहानी है कि जीव का आयु जो होता है सीमित होता है। एक निश्चित समय तक वो जीते हैं, उसके बाद फिर वो मर करके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसी धरती पर कई जीवों की जातियां लंबे लंबे समय तक यहां पर जीवित रहते हैं। एक तरफ देखें तो जीवों की एक निश्चित जीवन आयु होती है, जिसके बाद जी करके वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लंबे लंबे समय तक जीव यहाँ पर जीवित रह रहा है। तो अगर इन चीजों को देखें तो फिर हमें एक जरा सही होता है कि लंबे समय तक ये आखिर रह कैसे जाता है। तो इसका जवाब मिलता है कि कोई भी जीव जो धरती पर आते हैं, किसी ना किसी तरीके से वे अपने ही समान संतति को जन्म देकर फिर वो चले जाते हैं। एक निश्चित आयु तक के जीते हैं, चले जाते हैं। अन्यथा मतलब धरती पर जो है जीवों की आबादी जो है, मतलब आबादी लंबे समय तक बने रहता है, जब तक कि उस पर कोई प्राकृतिक बोल दे या मानव उद्भवी कोई मतलब विकट परिस्थिति उसको सामना ना करना पड़े। ठीक है, प्राकृतिक घटना जैसे कि कोई प्रलयकारी घटना होता है, इसी स्थिति में जो है जीवों का समूल विनाश होने लगता है, मतलब पूरा जाति का जाति निपट जाता है। या फिर हम देखते हैं कि कोई मानव उद्भवी भी दुर्घटना हो सकता है, जैसे कि आज के समय में तो दुनिया तलवार के नोक पे खड़ा है। हम सभी जानते हैं इस दुनिया में दो तीन चीजों के खतरे जो है लगातार बरकरार हैं। जैसे न्यूक्लियर थ्रेट, इस दुनिया में मतलब देख ही रहे हैं कि हर जगह युद्ध चलते रहता है। तो युद्ध चलते रहता है तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर थ्रेट बना हुआ है। अगर कोई एक देश जो न्यूक्लियर पावर से लेस है अगर अपना आपा खो दे, तो जानबे करते हैं कि दुनिया में अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया या तो न्यूक्लियर खतरा से दुनिया मतलब जो है खतरे के कगार पे रहता है। तो ऐसा कोई प्रलयकारी घटना ना हो। या दूसरा, हम सब जानते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स आजकल बना लिया गया है, जिसके द्वारा कि अगर मतलब आबादी में उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा आबादी को निपटा देने की क्षमता रखता है। तो एक दूसरा जैसे कोरोना, इसी का एक मतलब कहते हैं कि उदाहरण है बायोलॉजिकल वेपन का। इसी तरह से एक और भी है कि कोई एलियंस का खतरा, जो कि हमारे द्वारा तरह तरह के मैसेज वगैरह जो अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, इसके कारण। और एक चौथा भी खतरा है मानव उद्भवी खतरों में से, जो है एआई का। है, कल को अगर हमारे द्वारा जो बनाया जा रहा है तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, मशीन्स हैं, कल को अगर वो हमारा इंस्ट्रक्शन मानना बंद कर दे और उल्टा ही मतलब जो है हम ही पे हावी हो जाए, तो वो तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो अगर ऐसे कोई खतरा ना हो तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से जीवों की जातियां लंबे समय तक धरती पर रहता है, यानी उसकी निरंतरता जो है बरकरार रहती है। तो ये सब अगर हम देखें तो एक ही प्रक्रिया के कारण, प्रक्रम के कारण संभव हो पाता है, और वो है दोस्तों, जी हाँ, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जन्म। यही वो घटना है दोस्तों जिसके वजह से धरती पर जीव जो है अपने अस्तित्व को बना करके लंबे समय तक रख पाता है, अपनी निरंतरता को बना करके रख पाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनन के बारे में बात करें, इससे पहले क्या है कि एक शब्द है, हाँ, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। ठीक है दोस्तों, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि, ये क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं
कि क्या होता है कि धरती पे जब कोई भी जीव जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय ही हम सब जो है उस जीव की जीवन अवधि के रूप में परिभाषित करते हैं कि कोई जीव का जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक डेथ यानी नेचुरल डेथ तक के जो अवधि होता है, इसी अवधि को हम सब जो है उसका जीवन अवधि कहते हैं। अब ये जो जीवन अवधि होता है दोस्तों, अगर हम इसे देखें तो ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कोई जीव जो है मतलब किस तरह का है, या हालांकि इसका बहुत चीजों अलग अलग जीवों में देखें तो उसकी जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यहां पर एक अगर देखें सबसे ज्यादा अचरज डालने वाला जो जीवन अवधि की बात है, धरती पे तरह तरह के जीव रहते हैं। कई जीवों की जीवन अवधि एक दिन से लेकर के कई हजार वर्षों तक भी हो सकता है। अलग अलग जीवों को अगर देखें तो यही सबसे ज्यादा अचरज करने वाली बात है। और इन्हीं के बीच जो है समस्त जीवों की जीवन अवधि लगभग होता है। हाँ, कुछ जीवों की जीवन अवधि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा जीने वाला जो है बरगद है। हाँ, बरगद यहाँ पे जो अभी तक ज्ञात मतलब हम सब देखते हैं कि 100 से 150 वर्ष तक के जीवित रहता है। हाँ, तोता, हाँ तोता वो भी बड़ा विचित्र है, होता तो बहुत छोटा है लेकिन जीता बहुत है। हैं, कछुआ, कछुआ को फिर देखिए दोस्तों, हैं, कछुआ भी जो है उसका भी जीवन अवधि को देखें तो लगभग 100 से 200 बरस तक चला जाता है। तो ये जीवों की जीवन अवधि है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस धरती पर जितने भी जीव होते हैं, ये जीवन अवधि से एक बात तो तय हो जाता है कि जो जिया है, जो जीवित, जो जन्म लिया है, मृत्यु भी उसका तय है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य तो यही है दोस्तों। हाँ, मृत्यु आज आए कल आए, सब जीव का आना ही है। ऐसे में एक सवाल बनता है दोस्तों, क्या इस धरती पर कोई ऐसा जीव है, हाँ, कोई ऐसा जीव है जो कि अमर है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जीव है। एक ऐसा जीव बोलिए या सूक्ष्म जीवों में ऐसा होता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ज्यादातर वो मरते नहीं है। बस मरने की आयु जब आता है, प्राकृतिक डेथ का जब समय आता है तो वो रिन्यू हो जाता है, मतलब उसका जो सेल्स होता है डिवाइड होके दो नए नए सेल्स में बढ़ जाता है, अब वो फिर आगे जिएगा। तो अगर हम देख लें धरती पे दोस्तों, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके, कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके बाकी सभी जीव जो है एक निश्चित आयु तक यहाँ जीता है, उसके बाद चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या जीवों की जो ये जीवन अवधि है उसका उसके बॉडी के साइज से कोई लेना देना है क्या? जैसे कि क्या कोई जीव जो है अगर उसके शरीर का आकार बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि अधिक होगी, किसी का शरीर का आकार छोटा है तो उसकी जीवन अवधि कम होगी। तो अगर हम इस पे ध्यान दें दोस्तों और कुछ जीवों का उदाहरण लेकर समझें तो हम पाते हैं कि जी नहीं, जीवों के आकार और उसके जीवन अवधि का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्यों? अब एक दो उदाहरण से समझिए इसको। जैसे हम देखते हैं एक तरफ कौवा को ले लीजिए, एक तरफ तोते को ले लीजिए। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है? लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष जीवित रहता है, फिर वो मर जाता है। एक तरफ तोते की जीवन अवधि देखिए, इसका जीवन आयु 100 से 150 वर्ष तक के जाता है। 15 अठी 20 से अगर करें गुना भाग तो लगभग कौवा का 10 पुस्त गुजर जाए दोस्तों, 10 पुस्त गुजर जाए, लगभग इतना जो है एक तोते की आयु होता है। अब जरा कंपेयर कीजिए दोनों के शरीर के आकार का। क्या तोता विशालकाय होता है? नहीं, तोता का साइज भी उतना ही होता है जितना एक कौवे का होता है, लेकिन दोनों को देखिए, दोनों के जीवन आयु या जीवन अवधि में तो दोनों का लाइफ स्पैन में इतना का डिफरेंस रहता है। इसको देख करके एक बात तो क्लियर बोल सकते हैं कि साइज का
कोई लेना देना नहीं होता है जीवन अवधि से। इसके बाद एक और उदाहरण आता है दोस्तों, हाँ, पेड़ का। पेड़ में एगो देखते हैं, हम सबने बरगद का पेड़ देखा है, हाँ? बरगद का पेड़, बरपू जन्म में बरपूछा में जिसके चारों बगल धागा लपेटा जाता है, तो वही बरगद का पेड़। और एक तरफ ले लीजिए आम का पेड़। इन दोनों की तुलना करें तो इसमें भी जीवन अवधि का बड़ा डिफरेंस रहता है दोस्तों। आम का पेड़ कुछ ही वर्षों तक जीवित रहता है, नहीं बरगद का पेड़ जो है लंबे लंबे आयु तक जीवित रहता है लगभग। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है दोस्तों कि जीवन अवधि का उसके शरीर के आकार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हुआ। इसके बाद अब अगर हम सोचे दोस्तों, तो धरती पर जीवन अवधि को अध्ययन करने से तो पता चल गया कि अमर तो नहीं है, एक समय के बाद इससे नष्ट होना ही होना है। तो ऐसे में जीव जो है धरती पर लंबे समय तक अपने जाति के अस्तित्व को कैसे बना पाता है? हाँ? जीवन अवधि के अध्ययन से अपना एक बात तो पता चल जाता है कि एक जीव के बस की बात नहीं है कि वो अपने आपको इतना लंबा समय तक जीवित रख सके। तो फिर वो कैसे होता है? तो यही से दोस्तों उस प्रक्रम के बारे में जानने हम सब जनन के रूप में जानते हैं। जनन क्या है? जनन जीव जो कि एक सीमित आयु तक जीते हैं, उस जीव की धरती पर निरंतरता बनाए रखने की एक विधि है या प्रक्रम है। उसी के द्वारा जो है जीव धरती पर अपनी निरंतरता को लगातार बना करके रखता है। तो ये दोस्तों जनन के बारे में है। तो आइए अब जरा हम इस जनन को डिस्कस करें। ये जनन होता क्या है और जीव जो है, जीव के लिए ये कितना आवश्यक है और इसके क्या महत्व है। कोई भी जीव अपने ही समान संतति को जन्म देता है, तो इसी प्रक्रिया को हम सब कहते हैं जनन। ठीक है, कोई जीव अगर अपने ही समान संतति को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को कहता है जनन। अब जनन जो है, ठीक है, इसके अगर हम देखें तो महत्व की बात, तो जनन की क्रिया के कारण ही जो है जीव लंबे लंबे समय तक अपने अस्तित्व को धरती पर बना करके रख सकता है। कैसे? एक जीव आया, कुछ समय तक जिया, उसके बाद प्रजनन करके अपने ही समान संतति को छोड़ जाएगा, खुद दुनिया छोड़ के चला जाएगा। वो फिर वयस्क होगा, प्रजनन करेगा, अपनी संतति उत्पन्न करेगा, जीव फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, इसका संतान। यही क्रम जो है, यही चक्र बार बार चलते रहेगा और धरती पे लंबे लंबे समय तक ये सब जीवित रह सकता है। तो ये है दोस्तों। इसके अलावे जनन जो है एकमात्र वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। क्या आपको कोई ऐसा प्रक्रिया पता है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ा सके जनन के अलावा? नहीं। तो जनन है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को में वृद्धि करता है। उसके बाद जनन में ही जो है जीवों में एक विशेष प्रकार के जनन होते हैं जिसे हम सब लैंगिक जनन के रूप में जानते हैं। लैंगिक जनन जो होता है जीवों को इस पृथ्वी पर अनुकूलता उसमें लाने में मदद करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे ऐसे भिन्नताएं लाता है जो उसको बदली हुई परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होता है। और हम कह सकते हैं कि धरती पर जो इतना जैव विविधता व्याप्त है उसका भी कहीं ना कहीं कारण लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया जनन के महत्व दोस्तों। इसके अलावा जनन के कारण ही जीव अपने निरंतरता को बरकरार रखता है। जनन के प्रकार के बारे में दोस्तों, धरती पर जनन के प्रकार मतलब जो है जीवों में कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग जीव जो है अलग अलग तरह के परिवेश में रहते हैं। उनके भोजन के तरीके, उनके आवास, उनके रहन सहन, मतलब इन सब चीजों पे जो है डिपेंड करता है कि ये मतलब किस प्रकार के जनन के तरीकों को अपनाता है। ठीक है, वो उसके शरीर की रचनाएं कितनी सरल है और वो किस तरह के पर्यावरण में रहते हैं, इसी से जो है जीवों के जनन के प्रकार तय होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो जनन मूलतः
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूलतः जनन यही दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम सभी भी पढ़ते हैं। हम सभी दोस्तों इसी के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। अलैंगिक जनन के बारे में तो दोस्तों अलैंगिक जनन क्या होता है? अब ये जनन दो टाइप का जो बांटा गया है, ये किस बेसिस पे बांटा गया है ये भी देखिए दोस्तों पहले, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये लैंगिक और अलैंगिक जनन जो बांटा गया है, ये किस बेसिस पे बांटा गया है। अगर हम इसको देखें तो लैंगिक और अलैंगिक जनन बांटने का पीछे का बस सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब अगर जीव में युग्मक, एक ही जीव में युग्मक बना या युग्मक, वही युग्मक स्वतः बिना निषेचन वगैरह के जीव में तब्दील होने लगता है, तो हम उसको लैंगिक अलैंगिक जनन कह सकते हैं। माने अलैंगिक, अगर जीव एक ही अकेला जीव जन्म में भाग ले रहा है तो उसको अलैंगिक, और अगर दो विपरीत लिंगी जीव प्रजनन में भाग ले रहा है तो उसको नाम दिया जाता है लैंगिक। इसी बेसिस पे कि कायगो जीव से नेक्स्ट पीढ़ी का संतान आ रहा है, इसी बेसिस पे जनन को मूलतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। तो आइए दोस्तों जरा बात करते हैं कि अब जो है अलैंगिक जनन क्या होता है। तो कहता है जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एक अकेला जीव भाग लेता है, ठीक है, एक अकेला जीव भाग लेता है और वो अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। तो इस जनन की इस विधि को हम सब अलैंगिक जनन कहते हैं। इनके महत्व के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि इसकी महत्व या विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों अलैंगिक जनन जो होता है ज्यादातर सरल आकार के जीवों या सरल एकोशिकीय जीवों में, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों जगत के ज्यादातर जीवों में अलैंगिक जनन ही होता है। इसके अलावा पादपों में, ठीक है, पादपों में भी अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा पादपों में भी अलैंगिक जनन ही होता है ज्यादातर, मतलब हालांकि उसमें लैंगिक जनन भी होता है लेकिन ज्यादातर में अलैंगिक जनन होता है। तो ये हुआ। उसके बाद दोस्तों इसके महत्व के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं ये सब इसके महत्व हैं। तो बारी बारी से हम सब सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला दोस्तों की अलैंगिक जनन जो होता है इसमें एक ही जनक होते हैं, ठीक है, जनक जीव एक ही होता है। तो माता पिता का कंसेप्ट नहीं होता है इसमें, बस एक ही माता ही होता है जो जनता है, ठीक है। तो एक अकेला जीव भाग लेता है, उसी में युग्मक बना, बिना निषेचन के वो विकसित होना शुरू हो गया। या एक कोशिका रहता है जो विकसित होकर के, या उसके बॉडी से ही निकला हुआ कोई कोशिका होता है जो विकसित होकर के वो संतति को बना देता है, ठीक है। अब क्योंकि एक ही जनक जीव भाग ले रहा है तो जो इससे संतान भी उत्पन्न होगा उसमें जितने भी आनुवंशिक पदार्थ जाएंगे सब तो इसी का होगा। तो दोस्तों उसका जितना भी गुण होता है वो पूर्णतः अपने जनक के समान होता है। माने अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होता है वे आपस में तो समान होते ही होते हैं और वे अपने जनक के भी पूर्णतः समान होते हैं। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है दोस्तों की इसमें युग्मक निर्माण की आवश्यकता और निषेचन की आवश्यकता तो होता ही नहीं। तीसरा अगर बात करें तो अलैंगिक जनन में दोस्तों, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इसका रेट अगर देखें, संतति के उत्पन्न होने की दर, अगर दर में बात करें तो जहां हम सब देखते हैं लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मतलब एक लंबे लंबे अवधि के बाद 1 संतान, 4 संतान, 5 संतान होता है। यहाँ अलैंगिक जनन में रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम समय में ही बहुत अधिक तादाद में संतति को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, अलैंगिक जनन के माध्यम से। तो ये था दोस्तों अलैंगिक जनन। और उसके बाद अलैंगिक जनन में होता क्या है, ये समसूत्रण का ही एक विधि होता है। मतलब आप जानते हैं कोशिका विभाजन होता है दो तरह से, अर्धसूत्री, समसूत्री, ठीक है। तो इसमें जो होता है जीव ज्यादातर समसूत्री विभाजन का सहारा लेता है और अपने ही समान संतति को जन्म देता है। उसमें कोई नया विभिन्नता नहीं पनपता है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती है, ये भी विशेषता होता है। तो ये हो गया दोस्तों अलैंगिक जनन की खास खास बात है। उसके बाद अलैंगिक जनन जो है
अलग अलग जीव जो होते हैं अलैंगिक जनन में भी कई अलग अलग विधियों को अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की ये निम्नलिखित विधियां आपके सामने नजर आ रहा है। तो आइए बारी बारी से सब पे बात करते हैं। पहला बात करते हैं दोस्तों द्विखंडन के बारे में। किसमें होता है? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु हो गए, बहुत से जीवाणु होते हैं, इन सब में जो है द्विखंडन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो जनक जीव रहता है या जनक अमीबा रहता है, उसका सबसे पहले केंद्रक जो है, उसका जो केंद्रक रहता है वो केंद्रक बट करके दो भागों में बट जाता है, और फिर जो है वो जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी जो है फिर दोनों में अलग अलग बट करके वो उसका सेल जो है डिवाइड होके अलग हो जाता है। ठीक है, उसका सेल डिवाइड होके अलग हो जाता है। इस तरह से द्विखंडन की क्रिया संपन्न होती है कि एक जनक जीव कोशिका जो होता है टूट करके दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है, दो संतति जीवों का निर्माण कर देता है। इस क्रिया को हम सब द्विखंडन बोलते हैं। वहीं फिर आगे देखें तो इसी अमीबा में अगर बात करें तो दोस्तों जब स्थितियां प्रतिकूल होता है, ठीक है, अनुकूल स्थिति में तो ठीक है ये सब होगा, उसमें जब स्थितियां प्रतिकूल होता है तब क्या होता है? तब जो है दोस्तों इसमें होता यह है कि ये जो होता है अमीबा के चारों ओर, ठीक है, वो अपने कूटपाद को मोड़ लेता है, सिकोड़ लेता है, और उसके चारों बगल लगभग 3 स्तर का एक करा आवरण बन जाता है, जिसको हम सब सिस्ट या पुटी नाम देते हैं, जिसको सिस्ट या पुटी कहते हैं। तो उसके ऊपर में जो है ये सिस्ट और पुटी बन जाता है। अब वो अमीबा जो है उसके अंदर में पैक रहेगा, कब तक? जब तक कि अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाता बाहर। तो वो अमीबा के चारों बगल वो जो है एक पुटी बन जाता है। उस पुटी के अंदर में उसके जो केंद्रक होते हैं पहले बहुत ज्यादा विभाजित होते रहते हैं और छोटे छोटे मतलब खंडों में बढ़ जाते हैं। फिर प्रत्येक वो टुकड़ा जो छोटा छोटा न्यूक्लियाई बनल रहता है वो भी उसमें भी जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है, और वो जो है एक छोटे अमीबा के रूप में अंदर में रहता है। जब अनुकूल परिस्थिति आता है, ये सिस्ट फट जाता है, सारा का सारा ये जो छोटा छोटा अमीबा रहता है ढेर सारा वो निकल जाता है। तो 10th क्लास में देखें तो इसको बहुविखंडन नाम दिया जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे उस सिस्ट के बनने की प्रक्रिया को पुटी भवन, ठीक है, पुटी भवन कहा जाता है। और सिस्ट के फटने के बाद वो सब जो बीजा मतलब छोटा छोटा बीजाणु बोल सकते हैं, जो कि अमीबा ही है, विकसित होकर अमीबा ही बनाएगा, वो सब जो निकलता है तो इसको नाम दिया जाता है बीजाणु जनन। ये हो गया। इसके अलावे ये क्रिया और किस में होता है? तो एक और भी जीव है, शायद यूग्लिना है या फिर प्लाज्मोडियम होता है। हाँ, प्लाज्मोडियम में होता है इस तरह से, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है। अमीबा भी एक तरह का प्रोटोजोआ है। द्विखंडन के बाद अगला विधि देखते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन का, यह है मुकुलन। होता किसमें है? तो मुकुलन हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में मुकुलन होता है। ईस्ट, इसमें भी मुकुलन होता है। होता कैसे है ये? अगर इसको देखें तो मुकुलन की घटना में जनक जीव के शरीर में एक छोटा सा कलिका या बड निकलता है, एक छोटा सा कलिका। वही कलिका धीरे धीरे वृद्धि करके अंत में जनक से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। जनन के इस विधि को हम सब मुकुलन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्लियर है। अगला बात करते हैं। अगला आ जाता है मुकुलन के बाद आ जाएगा दोस्तों एक पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनरुद्ध भवन या अपखंडन बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है कि जो होता पहले कि इसमें अगर ये बात करें तो ये पुनरुद्ध भवन की घटना प्लेनेरिया है। हाँ, प्लेनेरिया, ये जो जीव आप देख रहे हैं यही है प्लेनेरिया, इसमें होता है। इसके अलावा अस्पायरोगैरा, इसमें भी होता है। तो इन सब जीवों में जो है अपखंडन होता है, अपखंडन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता कैसे है? तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक जनक जीव का शरीर है, ठीक है, एक जनक जीव है, उसका शरीर कई खंडों में टूट गया। अब ये जो कई खंडों में टूटा, तीन खंड में टूट रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो
मतलब इसको 3 पार्ट में नाम दे देते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा समझ लीजिए, ये ए है, बी है, सी है। तो इसमें जो है ए ने अपना कौन सा हिस्सा खोया, बी और सी को, तो उसमें जो है बी और सी हिस्सा डेवलप हो जाएगा और वो एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। फिर बी ने क्या खोया, अपना ए और सी हिस्सा खोया है, तो उसमें फिर क्या होगा कि ए और सी हिस्सा डेवलप हो जाएगा, ये एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। फिर अगर नीचे वाला का बात करें कि सी ने अपना क्या खोया, ए और बी हिस्सा खोया, तो उसमें क्या होगा कि ए और बी हिस्सा फिर से डेवलप हो जाएगा और वो एक अलग प्लेनेरिया, 1 से 3 को बन गया। इसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन विधि, क्योंकि एक ही जनक है। उसके बाद दोस्तों और बात करें तो अलैंगिक जनन में इसके अलावे अन्य भी रचनाएं होता है, तो कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं, ठीक है। शैवालों में अचल बीजाणु करके, मतलब बीजाणु बनते हैं जिसको जूस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो जूस्पोर्स होते हैं, इस जूस्पोर्स के द्वारा कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है एक पेनिसिलियम है, ठीक है। पेनिसिलियम आप यहाँ देख सकते हैं इन सबको, इधर जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये पेनिसिलियम का है। पेनिसिलियम में ये जो ऊपर में गोल 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 दिख रहा है वो है कोनिडिया, जो कि इसमें अलैंगिक जनन की रचनाएं हैं। मैंने वह कोनिडिया जब विकसित होकर के अगला पेनिसिलियम बनाएगा इससे अलग होकर के। तो पेनिसिलियम, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। पेनिसिलियम वो मतलब कवक कैटेगरी में आता है जिससे कि तैयार किया गया था। पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक दवा था, तो ये भी इसके बारे में याद रखें। उसके अलावा अगला आता है स्पंज। इसमें देखिए दोस्तों जेम्यूल, इसको आंतरिक मुकुल भी कहते हैं। इसके द्वारा जो है स्पंज में जेम्यूल्स के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोनिडिया द्वारा, पेनिसिलिन में, जेम्यूल द्वारा स्पंज में, ठीक है। उसके बाद और क्या रचना हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन ये जो है ज्यादातर पादपों में होता है, ठीक है। ये जंतुओं में नहीं होता है, पादपों में होता है। पादपों में जनन की एक विधि है। इसमें क्या हो रहा है जरा देखिए कि पौधे के कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे के किसी वेजिटेटिव पार्ट यानी वर्धी भाग बोल सकते हैं, वो उसका जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, उसका पत्ती भी हो सकता है, ठीक है। पौधे के किसी वर्धी भाग से जब एक नया पौधा तैयार होता है तो इस प्रक्रम को हम सब नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो अलग अलग मतलब है, जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख पा रहे हो। आइए जरा देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, आलू जो होता है, आलू में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो आलू में जो है मतलब धसा धसा जो हिस्सा रहता है उसको आलू का आंख कहा जाता है, ठीक है। हाँ, देखता नहीं है, उससे उससे जो है नया पौधा निकलता है, ठीक है। नया पौधा, एक आलू में मान लीजिए कि 5 आंख है, तो आप उसको 5 आंख के स्थान पर से काट करके अगर लगा देते हैं तो वो नया पौधा पनप जाएगा। तो ये आलू हो गया। आलू में मतलब अलैंगिक जनन यानी कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो उसके आंख के माध्यम से होता है। इसके अलावा दूसरा देखिए, इसके बाद अगला आता है, आप ये अदरक है, अदरक में अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा, ठीक है, उसके अपस्थानिक संधियों के द्वारा जो है उससे निकलता है, नया जड़ निकल जाता है। इसके अलावा ब्रायोफिलम में देख सकते हैं, ब्रायोफिलम इसकी पत्ती, हाँ देखिए इसकी पत्ती में आप चारों बगल देखिए, हाँ, तो उसमें पत्ती के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन हो जाता है, ठीक है। पत्ती के किनारे से ही जो है नया नया पौधा पनप जाता है। इसके अलावा और भी पौधे होते हैं जिसमें कि उसके कलम के द्वारा मतलब उसके टहनी को काट करके भी लगा देते हैं तो मतलब उससे भी नया पौधा निकल जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन हो गया। इसी में एक बड़ा ही खास है दोस्तों, ये जलकुंभी, यहाँ का लोकल भाषा है, ठीक है, जलकुंभी, बाकी इसको वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। ये पौधा में अगर हम बात करें
तो इसमें होता है कायिक प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा, भू अस्तारिका पाया जाता है कि पानी के अंदर में रहता है, उसके द्वारा जो है ये फैलता है और इससे जो है इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। अब इसके बारे में जरा खास बात जान लीजिए दोस्तों कि ये जो पौधा है जलकुंभी, इसको कहा जाता है बंगाल का आतंक या महाविपत्ति पौधा। अब ऐसा नाम इसको क्यों पड़ा दोस्तों? तो जलकुंभी का क्या होता है कि ये अगर किसी भी जलाशय में अगर आ गया, ठहरे जलाशय में, खासकर ठहरे हुए पानी में बहुत द्रुत गति से फैलता है, मतलब इसमें कायिक प्रवर्धन होता है और कुछ ही समय के अंदर पूरा तालाब को जो है ढक लेता है। आप भी अपने आसपास इस तरह का तालाब देखे होंगे हैं, जो पूरी तरह से जलकुंभी से लिपा हुआ है। और महाविपत्ति क्यों है ये? एक तो फैलता है इतना द्रुत गति से, दूसरा जिस जलाशय में यह रहता है वहां से पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन रहता है उसको खींच लेता है। तो अंदर जलाशय में जो जंतु वगैरह रहता है, मछली वगैरह रहता है, उन सब के लिए जो है बड़ा मुश्किल कर देता है जीना। ऑक्सीजन की कमी होने लगता है उन सबको, तो वहां पर जीवित रह पाना उन सब के लिए थोड़ा कठिन कर देता है। इसीलिए ये जो है महाविपत्ति के रूप में जाना जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि ये पौधा जो है भारत में बस इसलिए लाया गया था क्योंकि इसमें बड़ा आकर्षक ढंग का फूल लगता है और इसका पत्ती के आकार के कारण जो है इसको लाया गया था। भारत भी एक विदेशी पौधा है और आज हर जगह जलाशय में ये जो है जहां भी ठहरा हुआ पानी रहता है वहां दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अलैंगिक जनन के प्रक्रम के बारे में एक चीज रह गया, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या जनन एक आवश्यक प्रक्रम है? जैसे कि हम सब बायोलॉजी में अन्य मतलब प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन है, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ये सब होना जो है बॉडी के लिए अनिवार्य होता है। इसलिए इसको जे प्रक्रम में रखते थे कि बिना उसके कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर सांस ना ले तो कौन जिंदा रहेगा? मर जाएगा। भोजन ना करे एक समय के बाद उसका शरीर जवाब दे देगा, खत्म हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन ना हो तब भी वो जीवित नहीं रह सकता। उसके बॉडी में जो गंदगी बन रहा है वो शरीर से बाहर ना निकले। ये सब जो है आवश्यक प्रक्रम था। अगर ये नहीं हो तो जीव जीवित नहीं रह सकता है। वहीं एक तरफ आप इसको देखिए, क्या प्रजनन के बिना जीव जीवित रह सकता है? क्या एक इंडिविजुअल जीव बिना प्रजनन किए जीवित रह सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, लोग साधु कमंडल ये सब जो बनता है तो संन्यास लेना तय करता है कि नहीं करेगा जीवन भर प्रजनन। क्या वो जीवित नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। तो जनन जो है एक अकेले जीव के लिए आवश्यक प्रक्रम तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर जनन ना करे, पूरा आबादी अगर जनन ना करे तो फिर उस आबादी का उत्तरजीविता का सवाल मतलब आगे खड़ा हो जाएगा। वो फिर आगे जो है उस धरती पे जीवित रह उसका आबादी नहीं रहेगा, आबादी ही खत्म हो जाएगी। तो ये व्यष्टि के स्तर पे तो आवश्यक प्रक्रम नहीं है, लेकिन एक समष्टि के स्तर पे बहुत ही, समष्टि माने आबादी, व्यष्टि माने एक इंडिविजुअल जीव। तो व्यष्टि के स्तर पे तो आवश्यक प्रक्रम नहीं है, लेकिन समष्टि के स्तर पे जनन जो है बड़ा ही आवश्यक प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, तो आगे के लेक्चर में हम सब जो है इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन और उससे जुड़े हुए अन्य सभी बातें। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।